नमस्कार साथियों, चेफ इफेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा प्रत्यय है गीस प्रत्यय। और गीस प्रत्यय के बारे में हम यहाँ पर कुछ सूत्रों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला अगला प्रत्यय है यहाँ पर गीस प्रत्यय। जो गीस प्रत्यय है ये कौन सा कैसा प्रत्यय है? ये स्त्री प्रत्यय है। यानी जो पुरुषवाचक शब्द हैं उनको स्त्री लिंग बनाने के लिए हम गीस प्रत्यय का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो ये गीस जो प्रत्यय है ये स्त्रीवाचक प्रत्यय है। और गीस प्रत्यय को लगाने के लिए यानी कहाँ कहाँ ये गीस प्रत्यय लगेगा, उनके क्या क्या नियम है, उनको हम यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो गीस प्रत्यय का पहला सूत्र है सिद्ध गौरा दिव्यश्चय। सिद्ध गौरा दिव्यश्चय कौन सा प्रत्यय है? ये सबसे जो गीस प्रत्यय का जो प्रमुख सूत्र है और इसका है ऐसे कि सिद्ध गौरा दिव्यश्चय। सिद्ध गौरा दिव्यश्चय सूत्र क्या कहता है? सिद्ध गौरा दिव्यश्चय सूत्र ये कहता है कि सिद्ध गण और गौर गण आदि पठित पुल्लिंग शब्दों में क्या है कि सिद्धगण और गौर गण, यानी जो सिद्धगण के जितने भी शब्द हैं या गौर गण के जितने भी शब्द हैं और वो कैसे हैं? पुल्लिंग में हैं। तो ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? गीस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो गीस प्रत्यय का प्रयोग हम किस सूत्र से करेंगे? सिद्ध गौरा दिव्यश्चय। तो सिद्ध गौरा दिव्यश्चय सूत्र से जो है सिद्धगण और गौर गण आदि पठित जो पुल्लिंग शब्द हैं उनमें हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका पहला नियम। अगला नियम यह है कि गीस के जो शकार की, गीस के जो शकार की जो ये शकार है इसकी क्या होगी कि हलंतम सूत्र से और गीस प्रत्यय के जो आपका डकार है, यानी जो गीस प्रत्यय का क्या है? गकार है इसके लशक तद्धते सूत्र से जो इस संज्ञा होकर के और इसका क्या होगा? लोप हो जाएगा। तो गीस प्रत्यय के शकार की आपसे पूछे कि गीस प्रत्यय के शकार की बताइए किस सूत्र से इस संज्ञा होती है? हलंतम सूत्र से। और गीस प्रत्यय के जो आपका ये गकार है, गीस प्रत्यय का गकार है इसकी लसक तद्धते सूत्र से इस संज्ञा होकर के इसका क्या शेष रहेगा? दीर्घ ई शेष रहेगा, सिर्फ ई शेष रहेगा। यानी इन शकार की और एक गकार की क्या हो जाएगी? इस संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर ई शेष रहेगा। अब देखते हैं कि ई शेष रहने के बाद में हम जो गीस प्रत्यय है उन गीस प्रत्ययों को हम जो है जिन जिन शब्दों में लगाते हैं हम किन किन शब्दों में उनको लगा करके और स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो पहला नियम यह है कि मनुष्यों के जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों से, जो मनुष्य के जातिवाचक पुल्लिंग शब्द हैं उनको उनमें क्या करेंगे कि स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? गीस प्रत्यय लगाएंगे। उदाहरण में देखा है कि ब्राह्मण एक कैसा शब्द है? आपका मनुष्य का जातिवाचक शब्द है। और ब्राह्मण जो है ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। इस पुल्लिंग में स्त्रीत्व की विवक्षा में यदि हम इस मनुष्य के जो जातिवाचक शब्द है और पुल्लिंग का शब्द है इसको यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? गीस प्रत्यय लगाना पड़ेगा। किस नियम के अनुसार? यहाँ पर सिद्ध गौरा दिव्यश्चय इस सूत्र के द्वारा। तो पुल्लिंग शब्द जितने भी हैं, पुल्लिंग शब्द जाति जातक जितने भी हैं उन सभी में क्या लगेगा? स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो है गीस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जिसमें पहला नियम है कि मनुष्य के जितने भी जातिवाचक शब्द आएंगे उन जातिवाचक शब्दों में स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम गीस प्रत्यय लगाएंगे। जैसे कि ब्राह्मण प्लस गीस प्रत्यय। अब गीस प्रत्यय के शकार की हलंतम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी और गीस प्रत्यय के जो ये गकार है इसकी लशक तद्धते सूत्र से इस संज्ञा हो जाएगी। तो क्या शेष बचेगा? गीस प्रत्यय का दीर्घ इकार बचेगा। तो आगे लिखा है ब्राह्मण प्लस ई, तो दीर्घ ई बचेगा, दीर्घ इकार आदेश बचेगा। अब ब्राह्मण प्लस ई इन दोनों की क्या कर देंगे? संधि कर देंगे। तो क्या बनेगा? ब्राह्मणी।
तो इस प्रकार से ब्राह्मण शब्द में गीस प्रत्यय लगने पर क्या बना? ब्राह्मणी। यानी हम जो पुल्लिंग शब्द हैं उन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पर गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। किस सूत्र से? सिद्ध गौरा दिव्य सूत्र से। अगला उदाहरण देखें, जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य कैसा है? मनुष्य का जातिवाचक शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है, इसमें गीस प्रत्यय लगाएंगे। स्त्रीत्व की विवक्षा में, स्त्रीलिंग शब्द बनाने की विवक्षा में गीस प्रत्यय लगाएंगे। गीस प्रत्यय के शकार की हलंतम सूत्र से और गीस प्रत्यय के जो ये गकार है, जो पूर्व का गकार है, अंगा जिसको कहते हैं, इसकी लशक तत्व सूत्र से इस संज्ञा होकर के गीस प्रत्यय का ई शेष रहेगा, तो मनुष्य प्लस क्या बनेगा? मानसी बनेगा। मनुष्य प्लस गीस प्रत्यय का मानसी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ ई शेष रहेगा, तो मानसी बनेगा। इसी तरह से मानव शब्द है, मानव शब्द कैसा है? मनुष्य का जातिवाचक पुल्लिंग शब्द है। इसमें क्या है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में हम जो क्या लगाएंगे? गीस प्रत्यय लगाएंगे, तो मानव से क्या बनेगा? मानवी बनेगा। इसी तरह से गंधर्व है, तो गंधर्व से क्या बनेगा? बताइए। गंधर्व से यहाँ पर बनेगा गंधर्वी। अगला गीस प्रत्यय लगाने का जो नियम है वो ये है चौथा पॉइंट में, कि बहुब्री समास से मनुष्य के अंगवाचक शब्दों में हम क्या करेंगे? स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या लगाएंगे? गीस प्रत्यय लगाएंगे। यानी बहुब्री समास हो, लेकिन वह बहुब्री समास जो है मनुष्य के अंगों का वाचक होना चाहिए। ऐसा बहुब्री समास जो मनुष्य के अंगों का वाचक शब्द होना चाहिए, वहां पर उन मनुष्य के अंगवाचक शब्दों को यदि हमें स्त्रीवाचक शब्दों में बदलना है, तो वहां पर हम गीस प्रत्यय लगाएंगे। जैसे उदाहरण दिया है अति केशा, तो अति केशा क्या है? एक बहुब्री समास है, और जो अति केशा ये बहुब्री समास है, ये कैसा है? मनुष्य का अंगवाचक शब्द है। यानी केशा, अति केशा, इसमें हम क्या करेंगे? गीस प्रत्यय लगाएंगे। गीस प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? दीर्घ इकार शेष रहेगा, दीर्घ इकार शेष रहेगा। तो केशा, अति केशा प्लस गीस प्रत्यय क्या बनेगा शब्द? अति केशी। इसी तरह से सुकेशा, सुकेशा भी कैसा है? बहुब्री समास का उदाहरण है और मनुष्य का अंगवाचक शब्द है, तो सुकेशा प्लस गीस प्रत्यय। सुकेशा में भी गीस प्रत्यय लगाएंगे, तो सुकेशा में क्या शेष, क्या शब्द बनेगा? सुकेशी। क्या शब्द बनेगा? सुकेशी। ऐसे ही चंद्रमुखा, चंद्रमुखा जो है क्या है कि ये कौन सा समास है? चंद्रमुखा बहुब्री समास है। इस चंद्रमुखा बहुब्री समास में मनुष्य का जो अंगवाचक शब्द है, इसमें भी हम क्या है? गीस प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? बताइए। चंद्रमुखा का चंद्रमुखी। ऐसे ही कृशांग, कृशांग शब्द है, और कृशांग जो है ये बहुब्री समास है, मनुष्य का अंगवाचक शब्द है। इसमें भी हम स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? गीस प्रत्यय लगाएंगे, तो क्या बनेगा? कृशांगी शब्द बनेगा। और बिंबोष्ट, बिंबोष्ट में गीस प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? बिंबोष्टी। तो ये थे आपके गीस प्रत्यय के कुछ नियम, जिसमें पहला नियम था सिद्ध गौरा दिव्य। सिद्ध गौरा दिव्य क्या कहता है कि सिद्धगढ़ और गौरगढ़ आदि जो पठित पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम गीस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और गीस प्रत्यय के शकार की और तथा जो जो गीस प्रत्यय का जो पूर्व गकार है, इसकी लसक दत्ते सूत्र से क्या होगी? इस संज्ञा होगी, और तसलोपे सूत्र से उसका लोप हो जाता है। क्या शेष बचता है? दीर्घ इकार शेष बचता है। आगे गीस प्रत्यय में हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। अगला सूत्र है वातो गुणवचनात्। वातो गुणवचनात् सूत्र क्या कहता है कि गुणवाचक उकारांत शब्दों में, गुणवाचक उकारांत शब्दों में स्त्रीत्व की विवक्षा में, यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा? गीस प्रत्यय लगेगा। वातो गुणवचनात् सूत्र यह कहता है कि गुणवाचक शब्दों में और उकारांत शब्द होना चाहिए और पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। उस पुल्लिंग शब्द को, उकारांत शब्द को और गुणवाचक शब्द को, यानी एक शब्द है कोई, उसमें पुल्लिंग भी होना चाहिए, गुणवाचक भी होना चाहिए और उकारांत भी होना चाहिए। ऐसे शब्दों को यदि हम स्त्रीलिंग शब्द में
परिवर्तित करते हैं तो वहां पर जो है गीस प्रत्यय का प्रयोग होगा। किस सूत्र से होगा? वातो गुण वचनात् सूत्र से। आपसे पूछा जाएगा कि वातो गुण वचनात् सूत्र से कौन सा प्रत्यय लगता है, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? गीस प्रत्यय लगेगा। इसके उदाहरण समझते हैं, जैसे कि मृदु है। मृदु जो है क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और मृदु में जो अंतिम जो उकार है ना, और ये जो मृदु शब्द है ये कैसा है? गुणवाचक शब्द है। इसमें क्या होगा कि स्त्रीत्व की विवक्षा में इस मृदु शब्द को हम जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गीस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र से करेंगे? वातो गुण वचनात् सूत्र से। गीस प्रत्यय का ई शेष रहेगा, इकार शेष रहेगा, तो क्या लगेंगे? और जो मृदु का जो उकार है इसकी इस संज्ञा हो जाएगी, इसका लोप हो जाएगा। तो मृदु के उकार की इस संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है और गीस प्रत्यय का इकार शेष बचता है। तो क्या बचा? मृद प्लस ई। अब इसको हम क्या कर देंगे? संधि कर देंगे, तो क्या शब्द बनेगा? मृदवी। क्या बनेगा? मृदवी। तो मृदु से गीस प्रत्यय करने पर क्या शब्द बना? तो मृदवी बना। ऐसे ही पटु से प्लस गीस प्रत्यय करेंगे तो पटु के उकार की संज्ञा कर देंगे, तो क्या शब्द बनेगा? पटवी। ऐसे ही लघु शब्द है, लघु प्लस गीस प्रत्यय लगाएंगे तो लघु का जो उकार है ना, लघु का जो उकार है इसकी संज्ञा करके और गीस प्रत्यय का ई शेष रहता है, तो इसलिए इन दोनों की संधि करके क्या शब्द बनेगा? लघवी बनेगा। ऐसे ही गुरु शब्द है, गुरु शब्द के जो रू में उकार है इसकी संज्ञा हो जाएगी और गीस प्रत्यय में आपकी जो शकार है और अंगार है इसकी इस संज्ञा होकर के ई शेष रहता है। तो गुरु प्लस गीस बराबर क्या बनेगा? गुरवी शब्द बनेगा। ऐसे ही साधु शब्द प्लस गीस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? साध्वी बनेगा। क्या बनेगा? साध्वी। गलत है। अगला सूत्र है प्रयोगात आख्यायम। प्रयोगात आख्यायम पालकांतात नावा। प्रयोगात आख्यायम पालक अंतात नावा। ये सूत्र का क्या मतलब है? इस सूत्र का ये मतलब है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों से प्रयोगात यानी अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गीस प्रत्यय लगता है। प्रयोगात आख्यायम यानी पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ में स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय लगेगा? गीस प्रत्यय लगेगा। लेकिन आगे है पालक अंतात नावा यानी पालक शब्दों से नहीं, लेकिन जिन शब्दों में अंत में पालक शब्द आ रहा है ऐसे शब्दों से नहीं लगेगा गीस प्रत्यय। फिर से समझते हैं कि प्रयोगात आख्यायम सूत्र यह कहता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ में क्या है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गीस प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई अकारांत पुल्लिंग शब्द आ रहा है जिसके अंत में पालक अंतात पालक शब्द आ रहा है तो ऐसे शब्द में ना व गीस प्रत्यय वहां पर नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण है गोपाल, तो गोपाल में क्या है? यहाँ पर पाल है, यहाँ पर गोपाल के अंत में क्या है? अकार है, तो यहाँ पर गीस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? गोपाली। लेकिन अगर हम इसी को हम गोपालक कर देते हैं तो यहाँ पर क्या कहा है? पालक अंतात नावा, लेकिन पालक शब्द आ गया है ना, लेकिन अकारांत तो है लेकिन पालक शब्द आ गया है तो गोपालक, तो यहाँ पर फिर गीस प्रत्यय नहीं लगेगा। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगेगा? टाप प्रत्यय लगेगा। केवल पालक वाले अंतिक जो शब्द हैं यानी जिन शब्दों के अंत में पालक शब्द जुड़ा हुआ है ऐसे शब्दों में क्या है कि गीस प्रत्यय नहीं लगेगा, वहां पर टाप प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पर गोपालक में क्या लगाएंगे? टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? गोपाल का। इसी तरह से अशुभ पालक है तो यहाँ पर भी गीस प्रत्यय नहीं लगेगा, यहाँ पर टाप प्रत्यय लगेगा तो क्या शब्द बनेगा? अशुभ पालका। ऐसे यहाँ पर भेड़ पालका भी हो सकता है ना, और यहाँ पर ऊंट पालका भी हो सकता है और गाय पालका भी हो सकता है। तो इस तरह से जो पालक शब्द हैं
कहने का मतलब है कि प्रयोगात आख्यायम सूत्र से जो होता है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में क्या लगेगा, आपका गीस प्रत्यय लगेगा। लेकिन अगर उन अकारांत पुल्लिंग शब्दों में यदि पालक शब्द आ जाता है तो वहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय ना लग करके कौन सा प्रत्यय लगेगा, ताप प्रत्यय लगेगा। तो ये है, आपसे सूत्र में पूछा जा सकता है कि प्रयोगात आख्यायम सूत्र से बताइए कौन सा प्रत्यय लगेगा, गीस प्रत्यय लगेगा। पालकांतात नावा सूत्र से बताइए कौन सा प्रत्यय लगेगा, ताप प्रत्यय लगेगा। और यहाँ पर गीस प्रत्यय का पालकांतात नावा सूत्र से गीस प्रत्यय का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूत्रों से लेकर के। अगला सूत्र है गीस प्रत्यय का, अगला सूत्र है, नियम है कि इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृद और हिमारण्य यवन मातुल आचार्याणाम आनुके। ये सूत्र क्या कहता है कि इंद्र शब्द, वरुण शब्द और भव शब्द या सर्व शब्द या रुद्र शब्द या मृड या हिमारण्य यवन शब्द या मातुल या आचार्याणम या आचार्य शब्द, इनमें से कोई सा भी शब्द आता है और हम इन शब्दों के साथ में जब हम गीस प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, गीस प्रत्यय लगाते हैं। तो गीस प्रत्यय लगाने से पूर्व इन शब्दों के साथ में जब हम गीस प्रत्यय लगाते हैं तो गीस प्रत्यय लगाने से पूर्व में आनुक प्रत्यय यानी आनुक का क्या होगा, आगम हो जाता है। यानी गीस प्रत्यय से पूर्व आनुक का आगम होगा। जैसे उदाहरण दिया है, पहला ही शब्द है जैसे इंद्र, तो इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृद हिमारण्य यवन मातुल आचार्याणम। इन शब्दों के साथ में गीस प्रत्यय लगाने से पूर्व किसका आगम होगा, आनुक का आगम होगा। जैसे उदाहरण दिया है, इंद्र प्लस आनुक प्लस गीस प्रत्यय। आनुक का क्या शेष रहेगा, आन शेष रहता है और गीस प्रत्यय का ई शेष रहता है। तो इंद्र प्लस आन प्लस ई तो क्या बनेगा शब्द, इंद्राणी। इसी तरह से इन सारे जो शब्द हैं, जैसे इंद्र है, वरुण है, भव है, सर्व है, रुद्र है, मृद है, इनमें गीस प्रत्यय लगाने से पूर्व मध्य में किसका आगम होगा, आनुक का आगम होगा। आनुक का जो है वो आन शेष रहेगा और फिर उनकी संधि कर दी जाएगी। जैसे आगे दिया है, जैसे कि वर्ण का दिया है, तो वर्ण में जब हम गीस प्रत्यय लगाएंगे और मध्य में आनुक का आगम करेंगे तो क्या रूप बनेगा, वरुणानी। ऐसे ही भव का क्या बनेगा, भवानी। ऐसे ही आपको बनाना है सर्व का क्या बनेगा, रुद्र का क्या बनेगा, मृड का क्या बनेगा और मृंग का क्या बनेगा, और हिमारण्य और यवन मातुल, इन शब्दों में आपको गीस प्रत्यय लगाने से पूर्व किसका आगम करना है, आनुक का आगम करना है। किसका आगम करना है, आनुक का आगम करना है। तो ये थे आपके गीस प्रत्यय और गीस प्रत्यय से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, इनसे संबंधित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादातर आप इन सूत्रों को बिल्कुल, इनके सूत्रों के नियमों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक एक सूत्रों को रख लीजिएगा। वातो गुण वचनात् सूत्र से कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात आख्यायम सूत्र से बताइए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, गीस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पालकांतात नावा सूत्र से बताइए किस प्रत्यय का निषेध किया जाता है, तो गीस प्रत्यय का निषेध करके यहाँ पर टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही इंद्र वरुण सर्व रुद्र मृद हिमारण्य यवन मातुल आचार्याणाम सूत्र में बताइए इस गीस प्रत्यय लगाने से पूर्व में किसका आगम होगा, आनुक का आगम होगा। इस तरह से अंदर से डीपली से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ से भी पूछ सकता है। साधारण क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है, वन लाइनर क्वेश्चनों का जमाना गया। अब तो क्या है कि ऐसा पहले क्वेश्चन आया करता था, इंद्र में आप गीस प्रत्यय लगाइए, इंद्र प्लस गीस प्रत्यय लगाने पर पहले डायरेक्ट पूछ लिया जाता इंद्राणी शब्द होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो क्या है कि सूत्रों को लेकर के, उन नियमों को लेकर के
पूरा डिटेल्स तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का गीस प्रत्यय। आपको ये क्लास कैसी लगी अपनी राय आपको ये क्लास कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और यदि क्लास पसंद आ रही है तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा। और यदि चैनल से यदि पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क क्लास चलाई जा रही है। खास करके जितना कोशिश करेंगे हम पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे। आप यदि सपोर्ट करते हैं, यदि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते हैं तो हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि हम पूरा यहाँ पर कंप्लीट कोर्स कराया जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गीस प्रत्यय। तो चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रत्यय पे।